हेलो स्टूडेंट, क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विक्रमादित्य का सिंहासन। ये एक कहानी है राजा विक्रमादित्य, जो हमारे इतिहास के बहुत ही बड़े राजा थे, उनके बारे में ये कहानी है। सो लेट्स वी स्टार्ट। विक्रमादित्य के नाम से सभी लोग परिचित हैं। वह भारत के गौरवातीत सर्वोत्तम सम्राटों में से एक रहा। उसका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। विक्रम संवत का आरंभ उसी से होता है। यद्यपि विक्रमादित्य का नाम इतना प्रसिद्ध है, परंतु आश्चर्य है कि हम उसके जीवन के विषय में कुछ तथ्यपरक जानकारी नहीं रखते, लेकिन केवल कुछ तिलिस्म कहानियों के अतिरिक्त। विक्रमादित्य के विषय में एक बात निर्विवाद रूप से लोगों के घर पर बैठी है। यह उसके विषय में प्रचलित कहानियों से भी प्रकट होता है कि ज्ञान व न्याय में उसे अत्यंत प्रेम था। उसने अपनी प्रजा के साथ विशुद्ध एवं पूर्ण न्याय किया। अपने दरबार में वह विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों को रखता था। कहा जाता था कि उसमें न्याय करने की अद्भुत योग्यता थी। तो विक्रमादित्य के बारे में ये माना जाता है कि वह जो राजा थे वो बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में जो भी अपनी फरियाद लेके आता था वो उसके साथ पूरा न्याय करते थे। यानी कि वो उस सिंहासन पे, उसको न्याय सिंहासन बोला जाता था, इस सिंहासन पे वो बैठते थे। उन्होंने कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया। न्याय करने में वह भी कभी धोखा नहीं खा सका। अपराधी को जब विक्रमादित्य के सामने लाया जाता तो वह दंड के भय से कांपने लगता था। अपराधी को इस तथ्य का पता होता था कि विक्रमादित्य के आज के उसके अपराध को पहचान ही लेंगी। लोग अपनी समस्याओं का सदाई उत्तम समाधान विक्रमादित्य द्वारा पाते थे। उसके पश्चात भी यदि भारत में कोई न्यायाधीश अपनी पूर्ण योग्यता से निर्णय सुनाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि विक्रमादित्य के न्याय शासन पर बैठा होगा। तो यानी कि उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया न्याय के मामले में कि दूसरे राजा भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। वो भी चाहते थे कि वो भी विक्रमादित्य की तरह सही निर्णय दे। जब भी कोई राजा विक्रमादित्य के सही निर्णय देता था उनकी तरह, तो लोग कहते थे कि ये विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है। जो भी अपराधी उसके सामने आता था वो उसे पता होता था कि ये जो विक्रमादित्य है ये हमें देखते ही पहचान लेंगे कि हमने अपराध किया है या नहीं किया है। तो लोग दंड के भय से कांपने लगते थे। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया था। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु समय के साथ साथ इस नगरी के महत्व को लोग भूलते गए। जिस न्याय सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य न्याय किया करता था उससे भी समय के चलते लोग विस्मृत करते गए। उसका स्वर्णिम काल गए जमाने की बात हो गई। विक्रमादित्य का महल और किला नष्ट हो गया। उसके टूटे फूटे खंडरों अवशेषों को तथा पर घास तथा वृक्ष उगाए। वह स्थान पशुओं का चारागाह बन गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो विक्रमादित्य उन्होंने उज्जैन नगर को अपनी राजधानी बनाया था। धीरे धीरे जब विक्रमादित्य आगे समय बढ़ता गया, विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जो किला था और उनका जो सिंहासन वो सब खंडित हो गए, टूट फूट गए। वहाँ पर घास उग गई, पेड़ पौधे हो गया है। तो लोग भी धीरे धीरे विक्रमादित्य और उसके सिंहासन को भूलते चले गए। उनका जो महल था और किला दोनों नष्ट हो चुके थे। वहाँ पर बड़ा सा मैदान हो गया था और वहाँ पर घास और पेड़ पौधे उगाए थे। वहाँ पर आके लोग जो है अपने पशुओं को चराते थे, चारागाह बन गया था। चरवाहे लड़कों की देख रेख में प्रातः पशु आ जाते और सायंकाल काफ़ी देर तक लौटते। जब लौटने का समय होता तो उनमें से एक लड़का चारागाह के किनारे खड़ा होकर पुकारता था और सब पशु चरवाहा सहित उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे और सब मिलकर एक साथ घर पर लौटते थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर आके चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं वो लड़के आने लगे और वहाँ पर पशुओं को चरने छोड़ देते और वहाँ पर मैदान में खेलने लगते। उज्जैन के पास के गांव के चरवाहों के लड़का जीवन इसी प्रकार का था। इस प्रकार के बहुत सारे लड़के थे। चारागाह में हंसी मजाक करके समय गुजारने का उन्हें पर्याप्त अभ्यास था। वे दिन भर खेलते रहते, मवेशी चरकर अपना पेट भरते, यही उनकी दिनचर्या थी। वो बच्चे वहाँ पर आ जाते, पशुओं को छोड़ देते चरने, पशु अपना चरते रहते और वो लड़के वहाँ पर हंसी मजाक खेल कूद किया करते थे उस मैदान में। एक दिन उन्हें खेलने का मनोरम मैदान मिल गया। वृक्षों के बीच स्थित यह मैदान खुरदर और उबड़ खाबड़ था। इधर उधर पत्थर के निकले हुए सिरे थे और बीच में मिट्टी का हरा भरा टीला था। यह टीला किसी न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखाई देता था। एक लड़के के मन में ऐसा विचार आया, वह उस पर जाकर बैठ गया। वह चिल्लाया, लड़कों, अब मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम सब अपने मुकदमे मेरे पास लाओगे। मैं तुम्हारे मुकदमों की
सुनवाई करूंगा। इस प्रकार मैं न्यायाधीश का अभिनय करते हुए चेहरा सीधा कर गंभीर भाव कर बैठा। तुरंत उसने लड़कों ने तमाशा देखा तो उनमें से कानाफूस करके झगड़ा किया। इस प्रकार झगड़ा करके वे सामने आए। प्रत्येक दल ने अपनी अपनी बात कही। एक ने कहा अमुक खेत हमारा है, दूसरे ने कहा नहीं हमारा है। इस प्रकार वे कहते गए। वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए। तभी वहाँ के वातावरण में परिवर्तन हुआ। सभी को विचित्र सा एहसास हुआ। टीले पर बैठने वाला जो लड़का साधारण दिखाई देता था बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन उन बच्चों को वो मैदान जो था जहाँ पर वो टीला सा बन गया था, तो उनको वो दिखाई दिया। तो वो धीरे धीरे वहाँ पर खेलने लगे। तो उनमें से एक लड़का कहने लगा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा का सिंहासन है और मैं इस पर बैठ के अब न्यायाधीश बनूंगा। एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं कि तुम आपस में झगड़ा करो और मैं राजा बन जाता हूँ। राजा बनने के बाद तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। तो वो बच्चे मान जाते हैं। वो आपस में ऐसे ही झूठ मूठ का झगड़ा करके उसके पास आ जाते हैं कि ये खेत हमारा, वो खेत हमारा। वो लड़का जाके उस टीले पे बैठ जाता है और वहाँ जब वो बैठता है तो वो एकदम से उसकी जो शरीर में उसकी जो मुद्राएं हैं, मुख मुद्राएं हैं, वो बड़ा गंभीर हो जाता है और सभी लोग उसकी तरफ देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अभी तो ये सही था, अभी एकदम से इसको पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही वो उस सिंहासन पे, उस टीले पे बैठता है, वह शांत और गंभीर हो गया था और उसकी बातचीत का ढंग और मुख मुद्रा इतने अद्भुत तथा प्रभावशाली हो गए कि शेष लड़के उससे आतंकित हो गए थे। फिर भी उन्होंने सोचा केवल मजाक है और फिर वह एक नया मुकदमा उसके सामने रखा और एक बार फिर उसने अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार घंटों तक यह क्रम चलता रहा। न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ वह उसी गंभीरता से लौटने के समय तक शिकायत सुनकर निर्णय देता रहा और अपने स्थान से नीचे कूदा और दूसरा चरवाहा लड़कों के समान हो गया। अब क्या हुआ, वो बड़ा ही गंभीर हो गया और बड़े ही सही फैसले देने लगा। इतने में दूसरे बच्चे होते हैं वो भी अपना झूठ मूठ का झगड़ा करके और मुकदमा लेके आते हैं, तो वो उनका भी फैसला सुना देता है। तो इस प्रकार वहाँ पर ये खेल चलता रहा। लड़के उससे भयभीत हो गए क्योंकि वो बड़ा ही गंभीर हो गया था। और जब वो खेल ख़त्म हुआ तो जब वो लड़का जो न्यायाधीश बना था अपने टीले से कूदा तो वो फिर से उन लड़कों जैसा हो गया था। इसके बाद से वह चरवाहा का लड़का इतना प्रसिद्ध हुआ कि वह सभी पेचीदा झगड़े उसके सामने रखे जाते थे और बार बार वैसा ही होता था। जब वह उस स्थान से नीचे उतर कर आता तो उसमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर ना होता। अब क्या हुआ कि ये बात सब जगह फैल गई कि जब भी ये उस टीले पे बैठता है लड़का तो बड़े ही गंभीर मुद्रा में और बड़े ही सही और सच्चे निर्णय देता है, और जब ये वापस टीले से कूद जाता है तो वापस हमारे जैसा लड़का बन जाता है। तो ये बात सभी लोग उसके पास अपने झगड़े लेके आने लगे और अपना फैसला, अपना जो झगड़ा था उसका निपटारा करने लगे। धीरे धीरे यह सर्वत्र यह सब खबर फैल गई। निकट दूर सभी गांवों के बड़ी अवस्था के सभी स्त्री पुरुष अपने इस झगड़े को चरवाहा के लड़के सामने लाने लगे और वहाँ सदैव उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था जिसे दोनों दल मान लेते थे और संतुष्ट होकर चले जाते। तो सभी लोग दूर दूर गाँव से भी उसके पास अपने झगड़े लेके आने लगे और वो ऐसा निर्णय सुनाता था कि सभी संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते। यह खबर उस राज्य के राजा के कान में ही पड़ी। उज्जैन से दूर अपनी राजधानी में बैठे हुए उसने इस कहानी को सुना। राजा ने अनुमान लगा कि लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का अनुमान ठीक ही था। चारागाह के पास एक खंडर कभी विक्रमादित्य का महल था। उसने सोचा यदि टीले पर बैठने मालसेर चरवाहा के लड़के में बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है तो वह हमें इसे गहरा खोदकर न्याय सिंहासन ढूंढ लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठूंगा और सब विवादों को सुनूंगा। फिर विक्रमादित्य की आत्मा इसी प्रकार मेरे शरीर में भी आएगी और मैं सदा के लिए न्याय राजा बन जाऊंगा। तब जब बात ये राजा को पता चली, दूसरे राजा को, तो उसने सोचा कि ये विक्रमादित्य का महल हुआ करता था और हो सकता है कि ये जो लड़का उस टीले में बैठा वहाँ पर वो सिंहासन हो, और अगर वो सिंहासन मैं ले लूँगा तो एक चरवाहे का लड़का अगर सही निर्णय दे सकता है तो मैं भी उस सिंहासन पर बैठ के सही निर्णय दूंगा और फिर मैं भी न्याय राजा बन जाऊंगा। कुदाली और फावड़ों से वह घास का टीला खोदा गया। वहाँ लड़का जो स्वयं न्यायाधीश बनता था बड़ा दुखी हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे उसकी कोई अति प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो। अंत में श्रमिकों ने कोई वस्तु देखी, उन्होंने उसे खोला तो उसके नीचे काले संगमरमर का चौकोर तख्त पाया गया जो पत्थर के 32 देवदूतों के हाथ और पंखों पर टिका हुआ था। अवश्य वह विक्रमादित्य का सिंहासन था। खुशी खुशी उसे नगर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा के 3 दिन तक उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया। घोषणा की कि 4थे दिन में सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेगा। अब उस राजा ने उस टीले को खोदने का आदेश दे दिया। टीला खोदा गया तो उसमें से संगमरमर का, एक काले कलर का संगमरमर का एक सिंहासन, एक तख्त निकला और उससे
32 देवदूतों ने पकड़ा हुआ था, यानी कि 32 देवदूत थे, उन्होंने उसको नीचे से पकड़ा हुआ था। साथ वह विक्रमादित्य के शासन था। खुशी खुशी वो राजा उसे अपने नगर में ले आता और कहता है कि सभी नगरवासी 3 दिन तक व्रत रखेंगे और चौथे दिन मैं पूजा पाठ करने के बाद इस सिंहासन पर बैठूंगा। अंत में वह महान दिन आया। राजा को अपने शासन ग्रहण करते हुए देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। इस बड़े कक्ष से होते हुए राजा के साथ राज्य के पुरोहित तथा न्यायाधीश भी आ गए। जब वे सिंहासन के पास आए तो 2 पंक्तियों में बढ़ गए। राजा उनके बीच से गुजरे। जब राजा सिंहासन पर बैठने वाले थे तो उनमें से एक दूत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, रुको, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य समझते हो? क्या तुमने ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? थोड़ी देर तक राजा कोई उत्तर न सोच सका। मैं जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ, 3 दिन तक उपवास करो, प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वयं को पवित्र कर सको, सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। ये शब्द कहकर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। अब क्या हुआ, वो जो 32 देवदूत थे जिन्होंने वो सिंहासन पकड़ा हुआ था, जब वो राजा उस पर बैठने लगा तो वो एकदम से एक देवदूत बाहर आया। उसने कहा कि क्या तुमने कभी जीवन में ऐसा सोचा है कि दूसरे का राज्य छीन लिया जाए? अगर ऐसा है तो तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सोचा ऐसा। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करके आओ, पूजा पाठ करके आओ, उपवास करके आओ, उसके बाद तुम इस सिंहासन पर बैठना। तो वो राजा 3 दिन के लिए फिर से चला जाता है। राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने योग्य बनाया, परंतु इस बार भी वैसा ही हुआ। दूसरे पत्थर के देवदूत ने पूछा, क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति लेने की नहीं सोची? राजा ने स्वीकार किया उसने ऐसा किया, इसलिए वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। इस प्रकार जब भी राजा सिंहासन पर पाने की चेष्टा की, उसमें से किसी न किसी देवदूत ने प्रश्न पूछा और उसे हटना पड़ा। अब वो 32 देवदूत थे। अब जब वो दूसरी बार बैठने गया तो फिर दूसरा देवदूत आया। उसने पूछा कि क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि दूसरों की धन संपत्ति हड़प ली जाए? तो वो कहता, हाँ, मैंने सोचा है। तो वो कहता है कि तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुम 3 दिन के लिए फिर से जाओ, व्रत करो और फिर आके बैठना। तो इसलिए जब भी वो राजा उस सिंहासन पर बैठना, वो 32 थे, तो धीरे धीरे आके वो उससे एक प्रश्न पूछते, राजा मना करता, वो उसको फिर 3 दिन के लिए व्रत करने के लिए भेज देते। तो इस प्रकार दिन बीतते चले गए। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक उस पत्थर को केवल पकड़े एक देवदूत नहीं रह गया। राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक दिन उसे अवश्य अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी। परंतु जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अंतिम देवदूत बोला, ये राजा, क्या तुम्हारा हृदय बच्चे के समान बिल्कुल शुद्ध है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने योग्य हो। अब क्या हुआ, जब वो 32 देवदूत जो थे, सब ने उससे बारी बारी प्रश्न पूछे और वो प्रश्न पूछ के उड़ जाते। अब केवल लास्ट में एक देवदूत रह गया। जब वो एक देवदूत रह गया तो राजा ने सोचा, अब तो मैं इस पर बैठ ही जाऊंगा। तो जब वो आखिरी बार उस पर बैठने गया तो जो आखिरी देवदूत था वो बाहर आया। उसने पूछा कि क्या तुम्हारा हृदय बच्चे के समान, जो जैसा बच्चे का हृदय होता है, बिल्कुल पवित्र, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, क्या तुम्हारा हृदय वैसा है? तो वो बोलता है कि नहीं। यदि वो कहता है यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने योग्य हो। राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह सुनते ही देवदूत उस सिंहासन को अपने सिर पर रखकर आकाश में उड़ गया। तो जब वो राजा उसे मना करता है, जो आखिरी देवदूत होता है वो सिंहासन को अपने सिर पर रखता है और आकाश में गायब हो जाता है। इस प्रकार विक्रमादित्य का सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो गया और वो जो राजा था उस पर नहीं बैठ पाया, और विक्रमादित्य का जो सिंहासन था वो सदा के लिए इस पृथ्वीलोक से लुप्त हो गया। तो इस कहानी से क्या संदेश मिला? इस कहानी से संदेश मिला, विक्रमादित्य के सामने हमें न्यायप्रिय होना चाहिए। हमें हमेशा विक्रमादित्य की तरह न्याय सही करना चाहिए, कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। जो बात सत्य है उसी का साथ देना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, फिलअप और टिक राइट, ये आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।